हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लेके आए हैं HP टेट 2021 केमिस्ट्री पोर्शन की एक और वीडियो, जिसमें कि आज हम बात करेंगे प्लस वन का चैप्टर नंबर 2 जो है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मेन बातें जो हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले मास के बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो ज़्यादा मास किसका होता है? सबसे ज़्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का। सबसे ज़्यादा मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन का मास होता है 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम। और वहीं न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो इस पॉइंट में आपने बात ध्यान में रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो मास होता है वो होता है न्यूट्रॉन का। अब बात करते हैं मास इन AMU आपको पता है कि यूनिट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा AMU में वो आएगा 5.485 × 10⁻⁴ और प्रोटॉन का आएगा 1.007 और न्यूट्रॉन का आएगा 1.008। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि मास जो है वो न्यूट्रॉन का AMU में भी सबसे ज़्यादा होता है। अब चार्ज की बात करते हैं कि इनमें चार्ज क्या क्या होता है। तो न्यूट्रॉन का आपको पता है कि न्यूट्रल होता है, तो इसका चार्ज जो है वो 0 होगा। लेकिन हमें बात ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और प्रोटॉन का चार्ज जो होता है, एक्चुअल चार्ज जिसको हम कहते हैं, वो जो है वो बराबर होता है। वो क्या होता है? बराबर होता है। एक्चुअल का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड में हम चार्ज को लेते हैं, ना ही उसमें माइनस लगाएंगे ना ही हम उसमें प्लस लगाएंगे। अब बात करते हैं जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज। अभी हमने एक्चुअल चार्ज की बात की कूलम में, और हम बात करेंगे अब चार्ज की। तो चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और प्रोटॉन पे होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 होता है, जबकि प्रोटॉन का जो है वो प्लस में होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि यह न्यूट्रल होता है। अब बात करते हैं कि डिस्कवर कहाँ हुआ, किस दौरान ये डिस्कवर हुए, कौन से एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो यह तीनों जो है वो डिस्कवर हुए। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन द्वारा किया गया था, उसमें डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, क्या था? एनोड रे एक्सपेरिमेंट था। उसमें कौन सा डिस्कवर हुआ? उसमें हुआ प्रोटॉन जो है वो उसमें डिस्कवर हुआ था। प्रोटॉन एनोड रे एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, माफ़ कीजिए, कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट था वह जे थॉमसन द्वारा, ठीक है, जे थॉमसन द्वारा। और जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट उसमें प्रोटॉन की खोज की वो की गई ई गोल्डस्टीन द्वारा, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज किसमें की गई? बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम एटम, ठीक है, बेरिलियम एटम। तो ये की गई जेम्स चैडविक के द्वारा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि डिस्कवर्ड बाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन जी ने की, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की? ई गोल्डस्टीन ने की। और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की। तो यहाँ से संभावना है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बातें जो है आपने ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। तो रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम कहते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, तो उसमें क्या किया था उन्होंने उसमें बताया था कि न्यूक्लियस जो होती है,
न्यूक्लियस जो होती है वो एटम के बिल्कुल बीचों बीच जो है वो प्रेजेंट होती है, बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होती है। और न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होती है न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स को हम जो एटम के बीच में होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका पता कैसे लगाया जाता है? तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वह उन्हें ही हम कहते हैं कि वह उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, या उस जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अब बात करते हैं कि मास नंबर की। तो मास नंबर क्या होता है, ये किसके बराबर होता है? तो मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ किसका? सम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो किसी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? मास नंबर। क्या आता है? मास नंबर, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हम आइसोबार्स की। आइसोबार क्या होते हैं? ये डायरेक्ट डेफिनेशंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और ये कई बार पहले भी पूछी गई हैं, साथ में इनके एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो आइसोबार्स क्या होता है, ठीक है, आइसोबार्स आर द एटम्स विद द सेम मास नंबर, ठीक है, सेम मास नंबर, ठीक है, सेम मास नंबर, बट डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। आपको पता है कि जैसे कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, एक्स जो है वो एलिमेंट है एक, तो उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, और मास नंबर जो है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, मास नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। तो किसी, यानी कि जब मास नंबर जो है वो दो एलिमेंट का सेम होगा, मास नंबर जो है वो किन्हीं दो एलिमेंट का सेम होगा, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है जो है वो डिफरेंट होगा, तब हम उस कंडीशन को बोलेंगे आइसोबार, ठीक है। एग्जांपल में लेते हैं हम, ठीक है, जैसे हम लेते हैं सी, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका मास नंबर होता है 14। अब दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, और मास नंबर जो है वो 14 भी होता है। तो देखिए यहाँ पे सेम मास नंबर है, ठीक है, सेम क्या है? मास नंबर है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो ये कहेंगे कि हम ये जो दोनों जो हैं वो आइसोबार्स हैं। क्या है? आइसोबार्स हैं। अब बात करते हैं आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स में आइसोबार के बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट मास नंबर होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। अब एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर वो 7 होता है, और मास नंबर जो है वो 35 लेते हैं, और साथ में ही क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, लेकिन मास नंबर जो है वो 37 है। तो यहाँ पर डिफरेंट मास नंबर आ गया, लेकिन जो एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि यह है आइसोटोप्स। ये दोनों क्या है? आइसोटोप्स हैं। अब बात करते हैं आइसोटोन्स की।
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट होंगे कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनमें क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो बराबर होगी, न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होगी, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वह, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि वह है आइसोटोन्स। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वह है आइसोटोन्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, कार्बन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर है 14, ठीक है। और इसी तरह हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर जो है वो 15। और साथ में बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर जो है वो 16। अब हम पता करेंगे कि इनमें कितने कितने जो है वो न्यूट्रॉन हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है एटॉमिक नंबर, माफ़ कीजिए, मास नंबर, ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, 14 माइनस 6 आ जाएंगे 8, ठीक है, 14 माइनस 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 8। अब नाइट्रोजन के केस में तो 15 माइनस 7 तब भी आ गया हमारे पास 8, तो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आगे 8, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के केस में, 16 माइनस 8, तो आगे 8 आगे न्यूट्रॉन का नंबर्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई आइसोटोन्स, यानी कि एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इनके जो न्यूट्रॉन है, इनमें जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है वह जो है वो सेम है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे आइसोटोन्स, हम कहेंगे आइसोटोन्स। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज़ होती है, ठीक है, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो सेम होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो सेम होती है उन्हें हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, देखिए 2O2 नेगेटिव और F नेगेटिव और साथ में Na पॉजिटिव। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए हैं तभी यह जो है वो अनाइन बना है, ठीक है, सॉरी कैटाइन बना है, इसमें 2 और ऐड हुए हैं, तो 8 + 2 आ गए 10, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 हुए। अब जो फ्लोरीन है, ठीक है, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है, तो +1 ये भी हो गए 10, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। अब सोडियम की बात करते हैं, इसमें होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन इसमें से एक चला गया है तब यह अनाइन बना है, ठीक है। तो इसमें से एक चला गया तो इसके पास कितने रह गए, 10 रह गए, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें 10 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। तो उस केस में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है तब हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आपने ये बातें जो है वो ध्यान रखनी है, अब बढ़ते हैं हम मैक्सवेल वेव थ्योरी के लिए। मैक्सवेल वेव थ्योरी क्या होती है, कहता है कि एनर्जी, ठीक है, ये लीजिए एनर्जी इज एमिटेड कंटिन्यूसली फ्रॉम एनी सोर्स, ये कोई सोर्स है, ठीक है, इसमें से एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली एमिट हो रही है, ठीक है, एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली एमिट हो रही है, एमिट मतलब वह एनर्जी कंटिन्यूसली छोड़ रहा है, ठीक है। तो जो रेडिएशन है, ठीक है, जो एनर्जी की रेडिएशन जो है वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है, ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आपको पता है इस तरह से वेव चलती हैं, है ना, इस तरह से वेव्स चलती हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। और साथ में ही क्या बोल रहा है कि उनमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सवेल वेव थ्योरी क्या है। उसने कहा कि किसी सोर्स से एनर्जी एमिट होती है, लगातार होती है, ठीक है, कौन सी फॉर्म में होती है, वेव की फॉर्म में, और जो उसकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, उनकी एनर्जी की, वेव्स की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। These waves are called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इन वेव्स को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कहते हैं, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सवेल वेव थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। अब बात करते हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं, किन की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, यानी कि कितनी वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट। मान लीजिए कि ये ए एक पॉइंट है, तो इसमें से कितनी वेव्स जो हैं वो पास हो रही हैं, इस पॉइंट में से कितनी वेव्स पास हो रही हैं इन 1 सेकेंड, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्स, और इसको क्या कहते हैं, सेकेंड -1, ठीक है, सेकेंड -1 ऐसा यूनिट होती है हर्ट्स, ठीक है, और सेकेंड -1। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है वेवलेंथ। क्या है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन, क्या, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, एनी टू, ठीक है, एनी टू कंसिक्यूटिव, ठीक है, कंसिक्यूटिव क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेवलेंथ। जो डिस्टेंस है बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कंसिक्यूटिव, लगातार, ठीक है, कंसिक्यूटिव क्रेस्ट्स, ठीक है, क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स, ठीक है, ट्रफ्स। तो उनके बीच में जो दूरी है उसको कहते हैं लैम्डा, उसको क्या कहते हैं, लैम्डा, इसको वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। और वेवलेंथ की यूनिट क्या है, वेवलेंथ की यूनिट है एंगस्ट्रॉम। क्या है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, मीटर। आपको यह बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी को हम c से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, आपको पता है कि जब डिस्टेंस ट्रैवल होता है, ठीक है, तो वो किसी स्पीड या किसी वेलोसिटी से ट्रैवल होता है। जैसे बस चलती है तो वो किसी न किसी स्पीड से चली हुई होती है। तो इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस कौन सा, लीनियर, ठीक है, लीनियर मतलब सीधा डिस्टेंस, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए वेव, ठीक है, बाय ए वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं सेम स्पीड के साथ, और वो स्पीड क्या होती है,
वो स्पीड जो होती है बराबर होती है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड। यानी कि तो स्पीड की जो लाइट की स्पीड है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी की, वो है वेव नंबर, वो है वेव नंबर। तो वेव नंबर की बात करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो वेव लेंथ कितनी लेंथ में, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में, यानी कि 1 मीटर में कितनी वेव लेंथ बन रही है, कितनी लैम्बडा बन रहे हैं, उसको हम कहेंगे वेव नंबर, उसको हम वेव नंबर कहेंगे। और इसके यूनिट होते हैं मीटर -1 या मीटर -1, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर -1, सेंटीमीटर -1। तो ये हमने पढ़ा किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो एक स्पेक्ट्रम होता है रेज का, जहाँ पे क्या होती है, उनकी वेवलेंथ होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी वेवलेंथ होती है और उनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि इंक्रीजिंग वेव लेंथ ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, रेडिएशन हम कहेंगे उनको, उनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। यानी कि हम कह सकते हैं यदि कोई रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, किसी रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वह कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कॉस्मिक रेज आ गया, ठीक है, कॉस्मिक रेज आ गया, ठीक है, कॉस्मिक रे। उसके बाद हमारे पास आता है अल्फ़ा रेज, ठीक है, अल्फ़ा रेज। फिर आता है ये गामा रेज है, ठीक है, गामा रेज। उसके बाद आता है एक्स रेज, ठीक है। उसके बाद आता है यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है विजिबल रेज, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम। या फिर उसके बाद आता है आईआर, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन। उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स। और उसके बाद आता है रेडियो वेव्स, उसके बाद आता है रेडियो वेव्स। तो जो ये जो ऑर्डर है वह नीचे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका है, वेवलेंथ का, ठीक है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यानी कि लैम्बडा जो है वो नीचे की तरफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर की तरफ क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी जो है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, क्या, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो यह थी। अब इसमें जो आता है एक विजिबल रीजन आता है, ठीक है, विजिबल रीजन यानी कि ऐसा रीजन जहाँ पे हमें लाइट जो है वो दिखाई देती है। आपको पता है कि लाइट के 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं ना, जिसको हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं, विबग्योर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो कलर्स आते हैं वो विजुअल रीजन में फॉल होते हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आगे भी बात करेंगे। हम यह भी बात करेंगे कि कॉस्मिक रेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है या उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी ओर, वो है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, द आइडियल बॉडी यानी कि कोई बॉडी विच एमिट एंड अब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अब्जॉर्ब करती है, क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है एंड एमिट करती है ऑल फ्रीक्वेंसीज,
सभी फ्रिक्वेंसीज़ को, ठीक है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, ठीक है। तो ऐसी बॉडी जो ऑब्जर्व करती है ऑल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है, उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशन एमिटेड, जब यह बॉडी जो है वो एमिट करती है, रेडिएशन बाहर निकालती है, तो हम उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हम उन रेडिएशन को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब इसके बाद जो हमारे पास थ्योरी है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एटम एंड मॉलिक्यूल्स कैन emit एनर्जी ओनली डिस्क्रीट क्वांटिटी एंड नॉट इन कंटिन्यूस मैनर। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि जो एटम है, ठीक है, एटम है या मॉलिक्यूल्स हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स हैं, वह एनर्जी एमिट करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, एनर्जी जो है वो छोड़ते हैं, और अब्जॉर्ब भी करते हैं, और अब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है, अब्जॉर्ब भी करते हैं, एमिट भी करते हैं इन डिस्क्रीट क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी में, ठीक है, किसी क्वांटिटी में, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, एंड नॉट इन कंटिन्यूस मेंबर, लेकिन कंटिन्यूस मेंबर में नहीं, थोड़ी सी एनर्जी छोड़ेंगे फिर अब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर छोड़ेंगे फिर अब्जॉर्ब कर लेंगे, इसी तरह ये कंटिन्यूस मैनर में चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लगातार ही एनर्जी छोड़ते रहेंगे या मिट करते रहेंगे, ठीक है। तो कहता है कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड, तो एनर्जी जो है वो स्मॉलेस्ट अमाउंट या स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एमिट करनी और अब्जॉर्ब करने की, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम, क्या कहते हैं, क्वांटम, ठीक है। तो कहता है द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड क्वांटम। तो जो भी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी जो छोड़ी जाती है या ग्रहण की जाती है या अब्जॉर्ब की जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड क्वांटम, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी की क्वांटिटी को हम कहते हैं क्वांटम, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एनर्जी इज एसोसिएटेड विद क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो एनर्जी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, फ्रीक्वेंसी के, यानी कि न्यू, न्यू हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं न्यू के। और फिर इक्वेशन आ गई कि प्रोपोर्शनल को हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं, एच कहते हैं जिसको, और एच न्यू, तो ये इक्वेशन बन जाती है E इजिकल टू एच न्यू, E इजिकल टू एच न्यू। और यहाँ पर एच जो होता है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, जूल सेकंड। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से क्या इक्वेशन बनती है, E इजिकल टू एच न्यू, जहाँ पर एच क्या होता है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, जूल सेकंड। तो दोस्तों आज हम यहाँ तक ही करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। और जितना भी हमारा जो आगे का चैप्टर जो है वो बच गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि जितने भी टाइट के एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैं आपको बताऊँगा, जितनी भी मैं आपको जानकारी दूँगा, उसमें से कम जो 15 से लेके 20 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली पूछे जाएंगे, 15 से लेके 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे, चाहे वो नॉन मेडिकल की बात करें या हम मेडिकल स्ट्रीम की बात करें, ठीक है दोस्तों। तो बने रहना है हमारे साथ, सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल, फॉलो करना है हमें इंस्टा पर, ठीक है, फॉलो करना है हमें इंस्टाग्राम पर,
और क्या करना है, ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल। इन सभी का नाम जो है, यूट्यूब चैनल का नाम भी है, इंस्टाग्राम चैनल का नाम भी है और टेलीग्राम चैनल का नाम भी है HP कॉम्पिटिटिव फोकस। ठीक है, इस चैनल में आपको हम मटेरियल भेजते हैं। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड जो है वो मटेरियल भेजते रहते हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें भी डिस्कस करते हैं। हमारे चैनल में जो है वो क्यूज़ भी होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक